आमतौर पर ना जब किसी कंप्यूटर को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है, मतलब मान लीजिए कि उसका मदरबोर्ड जल गया। या प्रोसेसर ने काम करना बंद कर दिया हो। हाँ, एग्जैक्टली। प्रोसेसर क्रैश हो गया तो क्या होता है, स्क्रीन एकदम काली पड़ जाती है, वो जो पंखों की आवाज होती है ना वो शांत हो जाती है। और वो मशीन बस धातु और प्लास्टिक का एक मृत ढांचा बनकर रह जाती है। बिल्कुल। उस कंप्यूटर की अपनी कोई पहचान, कोई अस्तित्व नहीं बचता। वो हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। सही बात है। लेकिन उस मशीन के नष्ट होने से ठीक पहले जो ईमेल भेजे गए थे, जो डेटा नेटवर्क पर शेयर किया गया था, उसका क्या? वो तो अब भी काम कर रहा है। हाँ, वो ईमेल किसी सर्वर पर है, किसी और इंसान की स्क्रीन पर पढ़े जा रहे हैं, किसी और के फैसले बदल रहे हैं। मतलब मशीन पूरी तरह खत्म हो गई है, लेकिन उसका जो प्रभाव है, उसका जो डेटा है, वो इस विशाल नेटवर्क में तैरता रहता है और नई लहरें पैदा करता रहता है। बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी है ये। है ना? और इंसान के अस्तित्व को लेकर भी ना सदियों से एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल पूछा जाता रहा है कि क्या मृत्यु के बाद हमारा कुछ भी हिस्सा आगे जाता है, हमारी यादें, हमारी पहचान। और मई 2026 में प्रकाशित संदीप चौहान की नई पुस्तक द इल्यूजन ऑफ रीबर्थ इसी सवाल से सीधे टकराती है। बिल्कुल। और इस किताब के अनुसार मृत्यु के बाद हमारा अपना कुछ भी आगे नहीं जाता। उत्तर है सीधा सा नहीं। ठीक है, आइए इसे गहराई से समझते हैं, क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि किताब इसे कोई डरावना या निराशाजनक सच नहीं मानती। हाँ, बल्कि एक बहुत ही गहरी स्पष्टता के रूप में पेश करती है। सही कहा। ये किताब ये दावा करती है कि कैसे स्वयं, यानी जो हमारा सेल्फ है, उसका अस्तित्व मृत्यु के साथ पूरी तरह समाप्त हो जाता है, लेकिन हमारे कर्मों के जो परिणाम हैं वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया की संरचना में जीवित रहते। और इस चर्चा की शुरुआत में ही ना यह स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है कि ये पुस्तक किसी भी धार्मिक विश्वास या आस्था पर हमला बिल्कुल नहीं कर रही है। हाँ, ये समझना जरूरी है। नहीं, यहाँ हम ये तय करने बैठे हैं कि कौन सा धर्म सही है और कौन सा गलत। हमारा उद्देश्य केवल जीवन और मृत्यु की जो संरचना है, यानी एक स्ट्रक्चरल नजरिए से चीजों को देखना है। मतलब एक साइंटिफिक लेंस से, है ना? एग्जैक्टली। हम एक वैज्ञानिक और तार्किक अवलोकन कर रहे हैं कि जब किसी भी जटिल व्यवस्था या सिस्टम का अंत होता है तो भौतिक और संरचनात्मक स्तर पर असल में क्या बचता है और क्या नष्ट हो जाता है। हाँ, मतलब ये मान्यताओं की नहीं बल्कि तंत्र और मैकेनिज्म की बात है। बिल्कुल। जब एक बायोलॉजिकल मशीन रुकती है तो असल में क्या होता है, हम उस पर बात कर रहे हैं। ये बात समझ में आती है, लेकिन यहीं पर ना मेरे मन में, और शायद इस चर्चा को सुनने वाले या किताब पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति के मन में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? अगर पुनर्जन्म सच में एक भ्रम है, सिर्फ एक इल्यूजन है, तो फिर पूरी मानवता ने सदियों से इस विचार को इतनी गहराई से क्यों अपनाया? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि ये विचार किसी एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से निकला हो। दुनिया के अलग अलग कोनों में बिल्कुल अलग अलग सभ्यताओं ने मृत्यु के बाद जीवन की कोई ना कोई रूपरेखा तैयार की है। ऐसा क्यों हुआ? इसका सीधा सा जवाब हमारे मानव मस्तिष्क के क्रमिक विकास, यानी जो हमारी इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है, और उसकी कुछ बुनियादी सीमाओं में छुपा है। अच्छा, वो कैसे? देखियो, हमारा मस्तिष्क ना एक बहुत ही शानदार प्रेडिक्शन मशीन है। ये हर चीज की कल्पना कर सकता है, भविष्य की, अतीत की, उन जगहों की जहां इंसान कभी गया ही नहीं। हाँ, हम ख्यालों में कहीं भी पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक चीज है जिसे प्रोसेस करने के लिए ये मस्तिष्क बना ही नहीं है, और वो है अपनी स्वयं की अनुपस्थिति, या कह ले नॉन एग्जिस्टेंस। मतलब खुद के ना होने की कल्पना। एग्जैक्टली। जब कोई भी व्यक्ति शून्य या कुछ नहीं की कल्पना करने की कोशिश करता है ना, तब भी उस शून्य को देखने वाला एक मैं वहां मौजूद रहता है। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हम शून्य की कल्पना कर रहे हैं, पर हम तो वहां हैं ना उस कल्पना में। बिल्कुल। दिमाग खुद के न होने का सिमुलेशन कर ही नहीं सकता। इसलिए जब आदि मानव ने पहली बार मृत्यु को देखा होगा, किसी चलते फिरते बात करते इंसान को अचानक हमेशा के लिए शांत होते देखा होगा। हाँ, तो मस्तिष्क इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाया कि यह अचानक शून्य कैसे हो सकता है। मस्तिष्क हमेशा पैटर्न खोजता है, निरंतरता या कंटिन्यूटी खोजता है। तो जब उसे मृत्यु में कोई बायोलॉजिकल निरंतरता नहीं दिखी, तो उसने एक कहानी गढ़ ली। बिल्कुल। उसने मनोवैज्ञानिक सांत्वना के लिए मृत्यु के बाद के जीवन का विचार गढ़ लिया। यह दिमाग का एक डिफॉल्ट मैकेनिज्म है उस चीज से निपटने का जिसे वो प्रोसेस नहीं कर सकता।
रुको, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। हाँ बताइए। अगर ये सिर्फ दिमाग का एक ग्लिच है या केवल सांत्वना पाने का एक तरीका है, तो फिर कर्म और न्याय की जो पूरी व्यवस्था है उसका क्या? मतलब जो पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट है। हाँ, क्योंकि दुनिया में अक्सर देखने को मिलता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरे लोग बिना कोई सजा पाए पूरी जिंदगी ऐश करते हैं। ये तो समाज की एक कड़वी सच्चाई है। तो क्या ये सच में न्याय सुनिश्चित करने का कोई तरीका था, या कहीं ऐसा तो नहीं कि अगले जन्म में न्याय मिलने की ये जो उम्मीद है, ये केवल इस जन्म के अन्याय को चुपचाप सहने की एक आदत डाल देती है? यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्या सदियों की मानवीय भावनाएं और विश्वास सिर्फ एक भ्रम पर टिके थे? ये एक बहुत ही सटीक और जरूरी सवाल है। वास्तव में कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत सदियों से एक बहुत ही प्रभावी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस्तेमाल हुआ है। एक सिस्टम फॉर ऑर्डर एंड कंट्रोल के रूप में। एग्जैक्टली। जरा सोचिए ना, प्राचीन काल में जब न्याय व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी, पुलिस नहीं थी, कोर्ट नहीं थे, अगर किसी समाज में तुरंत न्याय ना मिले तो वहां अराजकता और विद्रोह फैल सकता है। जो गरीब या पीड़ित है वो व्यवस्था के खिलाफ हथियार उठा सकता है। हाँ, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। सही कहा। तो ऐसे में अगले जन्म के न्याय या ईश्वरीय अदालत की जो अवधारणा है वो एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक टूल बन जाती है। ये लोगों को ये विश्वास दिलाती है कि कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं रहेगा। बिल्कुल। भले ही वो परिणाम इस जन्म में ना मिले, अगले जन्म में मिलेगा। इससे समाज में एक तरह का अनुशासन बना रहता है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां हर सड़क पर पुलिस या कानून की जरूरत नहीं है, बल्कि व्यक्ति के अंदर का डर और एक बेहतर अगले जन्म की उम्मीद ही उसे नियंत्रित करती है। क्या बात है। हाँ, लेकिन जैसा कि संदीप चौहान ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट किया है, किसी विचार का सामाजिक रूप से उपयोगी होना और उसका भौतिक व संरचनात्मक रूप से सच होना दोनों बहुत अलग बातें हैं। यानी जो चीज समाज को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है, जरूरी नहीं कि वो विज्ञान की कसौटी पर भी सच ही हो। एकदम सही। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण तो बहुत अच्छे से समझ आ गए, लेकिन अब उस संरचनात्मक स्तर पर आते हैं जिसके इर्द गिर्द ये किताब मुख्य रूप से घूमती है। हाँ, स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन पर। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि पहचान यानी जो हमारी आइडेंटिटी है उसका हस्तांतरण संभव ही नहीं है। क्या सच में यादों और चेतना को एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर करना असंभव है? यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि इंसान अक्सर स्वयं या सेल्फ को एक स्वतंत्र इकाई मान लेता है, एक एंटिटी समझ लेता है। हाँ, जैसे कि ये कोई आत्मा रूपी गेंद है ना? जैसे कोई गेंद है, जैसे एक शरीर रूपी डिब्बे से निकालकर किसी दूसरे डिब्बे में डाला जा सकता है। लेकिन अगर न्यूरोसाइंस और संरचनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो स्वयं कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो फिर क्या है? यह एक अस्थायी संरचना है, एक तरह का टेम्पररी कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, यह शरीर, मस्तिष्क, लाखों न्यूरॉन्स की फायरिंग और हमारे आसपास के वातावरण के बीच हो रही लगातार हर सेकंड की प्रक्रियाओं का एक सम्मिलित परिणाम है। मतलब ये कोई चीज नहीं है जो रखी हुई है, बल्कि एक प्रोसेस है जो चल रहा है। एग्जैक्टली। ये एक इवेंट है जो लगातार हो रहा है। जब तक ये बायोलॉजिकल सिस्टम काम कर रहा है तब तक ये स्वयं का भ्रम या अनुभव मौजूद है, और जैसे सिस्टम टूटता है वो स्वयं भी बिखर जाता है। इसे समझने के लिए क्या हम एक संगीत कार्यक्रम यानी एक लाइव कॉन्सर्ट का उदाहरण ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बताइए। मान लीजिए एक बहुत ही बेहतरीन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा चल रहा है। वो जो संगीत पैदा हो रहा है ना, जिसे हम अपनी पहचान कह सकते हैं, वो केवल तभी तक बज रहा है जब तक मंच पर बैठे संगीतकार अपने वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। जो वाद्य यंत्र हमारा शरीर और मस्तिष्क है। बिल्कुल। अगर सारे वाद्य यंत्र एक साथ नष्ट हो जाएं, तो वो लाइव परफॉर्मेंस वहीं खत्म हो जाती है। सही बात है। हम उस पूरे के पूरे लाइव कॉन्सर्ट को बिना उन वाद्य यंत्रों और संगीतकारों के किसी दूसरे शहर में जस का तस ट्रांसफर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। क्योंकि संगीत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बॉक्स में बंद करके ले जाया जा सके। ये तो उपकरणों के एक साथ बजने की एक प्रक्रिया है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है, और यही बात हमारी यादों पर भी हूबहू लागू होती है। पुस्तक इसे मेमोरी विदाउट ट्रांसफर के रूप में समझाती है। मतलब यादों के हस्तांतरण की असंभवता। हाँ, देखिए, आम बोलचाल में हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी यादें किसी कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव की तरह हमारे दिमाग के किसी कोने में स्टोर होती हैं। हाँ, जैसे कोई MP4 फाइल रखी हो जिसे जब चाहो प्ले कर लो। एग्जैक्टली। लेकिन न्यूरोलॉजिकल नजरिए से यादें कहीं एक जगह रखी नहीं होती। याद करना एक सक्रिय प्रक्रिया है,
एक एक्टिव प्रोसेस है। मतलब जब हम कुछ याद करते हैं तो दिमाग उसे फिर से बनाता है। बिल्कुल सही। जब किसी बचपन की घटना को याद किया जाता है तो असल में मस्तिष्क उस अनुभव को उस पल में फिर से पुनर्निर्मित कर रहा होता है, रिकंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। अरे वाह! जिन न्यूरॉन्स ने उस अनुभव के समय काम किया था वे फिर से उसी पैटर्न में फायर करते हैं और इस पुनर्निर्माण के लिए उस विशिष्ट मस्तिष्क की जरूरत होती है। उन विशिष्ट न्यूरल पैटर्न्स की जरूरत होती है जो इंसान के जीवन भर के अनुभवों से बने हैं। एकदम सही। तो जब वो विशिष्ट सिस्टम ही नष्ट हो गया तो वो प्रक्रिया हमेशा के लिए रुक जाती है, बिना उस फिजिकल कैरियर के। यादों को आगे ले जाने का कोई तंत्र या बायोलॉजिकल मैकेनिज्म इस ब्रह्मांड में मौजूद ही नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो जो मैं था, जो लाइफ कॉन्सर्ट था, वो हमेशा के लिए बंद हो जाता है। हाँ, उसे ले जाने वाला कोई वाहन है ही नहीं। लेकिन यहाँ एक अजीब सी बेचैनी होती है सोचकर। कैसी बेचैनी? मतलब अगर पहचान आगे नहीं जाती, अगर वो लाइफ परफॉर्मेंस खत्म हो गई, तो क्या मृत्यु के बाद सच में सब कुछ बस शून्य हो जाता है? क्या अस्तित्व का कोई निशान नहीं बचता? यहीं पर इस पूरी किताब का सबसे बड़ा आहा मोमेंट आता है। अच्छा। हाँ, मृत्यु के बाद सब कुछ शून्य नहीं होता। निरंतरता तो है, लेकिन वो निरंतरता उस तरह की नहीं है जैसे हम उम्मीद करते हैं। तो खैर क्या आगे बढ़ता है? जो आगे बढ़ता है वो किसी व्यक्ति की पहचान या आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि उसकी छाप है, उसका इम्प्रिंट है। छाप? पुस्तक में इसे शेयर्ड फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव के साझा क्षेत्र के सिद्धांत के रूप में बहुत ही गहराई से समझाया गया है। इसे थोड़ा और आसान करेंगे? बिल्कुल। इस दुनिया में हर जीव एक दूसरे से और अपने वातावरण से एक बहुत ही जटिल नेटवर्क में जुड़ा हुआ है। इंसान जो भी करता है, जो भी निर्णय लेता है, जिस भी लहजे में किसी से बात करता है, वो इस विशाल नेटवर्क के ताने बाने में एक बदलाव पैदा कर देता है। और वो बदलाव कभी नष्ट नहीं होता। एग्जैक्टली, वो कभी नष्ट नहीं होता। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर मैं नहीं हूं तो ये छाप क्या है? इसे शायद एक तालाब के उदाहरण से समझा जा सकता है। तालाब का उदाहरण? हाँ, जैसे किसी शांत तालाब में एक भारी पत्थर फेंक दिया जाए। वो पत्थर हमारा स्वयं या सेल्फ है। जब पत्थर पानी में गिरता है तो वो सीधा तल में जाकर डूब जाता है। पत्थर का अपना सफर वहीं खत्म हो गया। वो पत्थर पानी की सतह पर आगे नहीं बढ़ता। बिल्कुल। लेकिन पत्थर के गिरने से पानी में जो लहरें पैदा हुईं, वे लहरें पूरे तालाब में फैलती रहती हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वे किनारों से टकराती हैं, पानी के जीवों को प्रभावित करती हैं, दूसरी लहरों से मिलकर नई आकृतियां बनाती हैं और पूरे तालाब की स्थिति को हमेशा के लिए बदल देती हैं। हाँ, और ध्यान देने वाली बात यह है कि उन लहरों को यानी हमारे कर्मों के परिणामों को आगे बढ़ने के लिए उस पत्थर की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। पत्थर भले ही तल में शांति से पड़ा हो, लेकिन उसका प्रभाव, उसकी छाप समय और जगह में यात्रा कर रही है। ये वास्तव में इस पूरी अवधारणा को देखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। जो लहरें उठ रही हैं वही हमारे कर्मों के परिणाम हैं। इंसान की हर छोटी बड़ी क्रिया का एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट और एक बहुत ही लॉन्ग रेंज असर होता है। जब किसी व्यक्ति का अंत होता है तो उसका प्रभाव खत्म नहीं होता, वो सिस्टम में रहता है। हाँ, वो प्रभाव उस व्यक्ति के अस्तित्व से पूरी तरह स्वतंत्र होकर इस दुनिया के सिस्टम में फैलता रहता है, जैसे किसी ने किसी को कोई बात सिखाई हो। एग्जैक्टली। मान लीजिए किसी ने किसी बच्चे को कोई नई बात सिखाई या उसे प्रेरित किया, वो बच्चा बड़ा होकर उसी विचार के आधार पर कोई आविष्कार करता है जो लाखों लोगों की जान बचाता है। तो उस प्रेरणा देने वाले व्यक्ति का जो स्ट्रक्चर था वो भले ही नष्ट हो गया हो, लेकिन उसकी छाप उन लाखों लोगों के जीवन में निरंतर बह रही है। ये बहुत गहरी बात है। और यही कारण है कि पुस्तक में कर्म की एक बिल्कुल नई और वैज्ञानिक परिभाषा दी गई है। कर्म कोई ऐसा रहस्यमय या जादुई खाता नहीं है जो पुनर्जन्म के चक्कर में किसी आत्मा के साथ चलता है और भविष्य में उसे सजा या इनाम देता है। तो कर्म असल में क्या है इस किताब के हिसाब से? कर्म दरअसल वो निरंतरता है जहां कर्म के परिणाम, द कॉन्सिक्वेंसेस एज कंटिन्यूटी, बिना किसी व्यक्तिगत सिस्टम के इस दुनिया की जड़ों में फैलते रहते हैं। ये नजरिया तो बहुत कुछ बदल देता है। मतलब इंसान हमेशा ये सोचकर परेशान रहता है कि मृत्यु के बाद मेरे साथ क्या होगा। हर किसी का यही डर होता है। लेकिन अगर ये स्पष्ट हो जाए कि मैं तो बचूंगा ही नहीं, तो वो जो कर्म का डर था कि नर्क में जलना पड़ेगा या जो पुण्य का लालच था कि स्वर्ग मिलेगा, वो तो पूरी तरह गायब हो जाता है। बिल्कुल गायब हो जाता है। लेकिन
यहाँ एक डर ये भी पैदा होता है। अगर पुनर्जन्म या अगले जन्म की सजा का डर हटा दिया जाए तो लोग नैतिक क्यों रहेंगे? ये सवाल अक्सर उठता है जब भी ये थ्योरी सामने आती है। हाँ, क्योंकि क्यों कोई सही काम करेगा अगर उसे अगले जन्म में उसका फल या सजा नहीं मिलनी है? क्या इससे समाज में एक तरह की स्वार्थी मानसिकता नहीं पनपेगी? अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो असल में बिना पुनर्जन्म और बिना किसी ईश्वरीय सजा के डर के ये जीवन कहीं अधिक नैतिक, जिम्मेदार और सच्चा हो जाता है। वो कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक लोगों के पास अगले जन्म का एक काल्पनिक रीसेट बटन होता है तब तक वे चीजों को टाल सकते हैं। मतलब लोग सोचते हैं कि इस बार नहीं तो अगली बार सही। हाँ, ये सोचा जा सकता है कि कोई बात नहीं, इस जन्म में जो गलतियां हुई या जो रिश्ते खराब हुए वो अगले जन्म में सुधार लेंगे। अच्छा। लेकिन जब ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कोई रीसेट बटन है ही नहीं, ये बस एक इकलौता जीवन है जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो जीवन जीने की जिम्मेदारी तुरंत और बहुत भारी हो जाती है। इसका मतलब है कि सही काम इसलिए नहीं करना है कि भविष्य में कोई अलौकिक शक्ति आसमान से बैठकर इनाम देगी या कोई सजा मिलेगी। बिल्कुल नहीं। सही काम इसलिए करना है क्योंकि इंसान जो कुछ भी आज कर रहा है उसकी छाप इसी दुनिया में इसी वक्त वास्तविक लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। एकदम सटीक बात पकड़ी आपने। जो लहरें हम आज पैदा कर रहे हैं वो आज ही किसी और की नाव को हिला रही हैं। ये नैतिकता डर पर आधारित नहीं है, ये एक गहरी समझ और करुणा पर आधारित है। बिल्कुल। जब ये समझ आ जाता है कि भविष्य में जो कुछ भी बचेगा वो कोई पहचान नहीं होगी बल्कि केवल हमारे द्वारा छोड़े गए परिणाम होंगे, तो ध्यान खुद को बचाने या अपनी आइडेंटिटी प्रिजर्व करने से हट जाता है और उसकी जगह फोकस सही प्रभाव पैदा करने पर आ जाता है। प्रोपगेशन ऑफ इन्फ्लुएंस। हाँ, प्रोपगेशन ऑफ इन्फ्लुएंस। ये कोई निराशाजनक या डार्क विचार नहीं है, इसके विपरीत ये बहुत ही सशक्त और ऊर्जावान करने वाला विचार है। ये एक ऐसी नैतिकता की ओर ले जाता है जो किसी लालच या खौफ पर निर्भर नहीं है। सही बात है, बल्कि इस वास्तविकता पर आधारित है कि आपके कार्य आपसे भी बड़े हो जाते हैं, वे आपके न रहने के बाद भी काम करते रहते हैं। वो जिम्मेदारी जो हम आज उठाते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के ढांचे का निर्माण करती है। ये सच में एक बहुत ही खूबसूरत विचार है। तो अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक साथ रखें तो हमने ये समझा कि इंसान का जो इवोल्यूशनरी दिमाग है वो अपनी ही समाप्ति की कल्पना नहीं कर पाता, अपनाया। बिल्कुल। लेकिन जब बात वास्तविक संरचना की आती है तो स्वयं कोई स्थायी वस्तु नहीं है बल्कि लाखों प्रक्रियाओं से बना एक अस्थायी पैटर्न है। जब सिस्टम काम करना बंद कर देता है तो यादों और पहचान का कोई ट्रांसफर नहीं होता। वो कॉन्सेप्ट वहीं खत्म हो जाता है। हाँ, लेकिन जो आगे बढ़ता है वो है हमारी छाप, हमारे छोड़े गए परिणाम। हमें पहचान से चिपके रहने की इच्छा को छोड़कर प्रभाव की निरंतरता के इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। और यही सच्ची स्वीकार्यता जीवन को अधिक जागरूक बनाती है। जब ये एहसास होता है कि हर क्रिया, हर शब्द, हर फैसला इस साझा क्षेत्र का अटूट हिस्सा बन जाएगा और मृत्यु के बाद भी अपना असर दिखाता रहेगा, तो इंसान अपने हर कदम को कहीं अधिक संवेदनशीलता के साथ उठाता है। बिल्कुल। तब जीवन भविष्य के किसी काल्पनिक स्वर्ग के लिए नहीं जिया जाता, बल्कि वर्तमान की उस दुनिया के लिए जिया जाता है जिसे हम पीछे छोड़ने वाले हैं। यह एक ऐसा विचार है जो अगर सच में गहराई से समझ आ जाए ना तो दुनिया और अपने आप को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल जाता है। बहुत गहरा बदलाव आता है सोच में। लेकिन चूंकि हम सब एक ऐसे विशाल और गुंथे हुए सिस्टम का हिस्सा है जहां हमारी कोई भी क्रिया कभी पूरी तरह से नष्ट नहीं होती, और हमारे हर कर्म की लहरें अनंत काल तक यात्रा करती हैं, तो जाते जाते एक बहुत ही अजीब लेकिन गहरा सवाल उठता है। क्या सवाल? अगर हमारे द्वारा छोड़ी गई लहरें हमेशा के लिए दूसरों को प्रभावित करती हैं और हम भी दूसरों की लहरों से लगातार प्रभावित हो रहे हैं, तो क्या हमारे पास वास्तव में अपना स्वतंत्र निर्णय यानी फ्री विल लेने की क्षमता है? ये तो एक बहुत ही अलग दिशा में सोचने पे मजबूर कर देता है ना? हाय। या फिर हम हर रोज हर पल केवल उन लहरों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं जो हमसे सदियों पहले किसी और ने पानी में पत्थर फेंक कर बनाई थी? बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है ये। क्या हमारा आज का जीवन सिर्फ अतीत के कर्मों की गूंज है? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिस पे जितना सोचे उतना कम है। वो कंप्यूटर एक दिन जरूर बंद होगा, उसका हार्डवेयर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो ईमेल भेजे गए हैं
मेरा मतलब है जो ईमेल भेजे गए हैं वे नेटवर्क में हमेशा के लिए यात्रा करते रहेंगे। बिल्कुल। इसी विचार के साथ इस विश्लेषणात्मक चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए सच में बहुत कुछ है।